जैसा कि नाम से ही एरिदमिया लग रहा है, यानी कि रिदम कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है हार्ट का। तो रिदम डिस्टरबेंस होने के दो मेनली तरीके होते हैं। अगर जो हम पेशेंट पर्सपेक्टिव से ब्रेडी एरिदमिया, टैकी एरिदमिया, एक में दिल की धड़कन बढ़ जाए और दूसरे में घट जाए। अब बात ये आती है कि ये बढ़ना और घटना कोई बराबरी दूरी पे नहीं होता है कि दिल की धड़कन घट जाए और बराबरी घट जाए, ये बढ़ जाए तो बराबरी बढ़ जाए। तो एरिथमिया को परिभाषित करने के लिए कि दिल की धड़कन रिदम गड़बड़ हो जाए, अप डाउन होने लगे, जिसको हम पालपेट कर सकें, पेशेंट खुद बता सके, हम उसकी नाड़ी देख के जान सकें। या कई बार मरीज़ आके कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे दिल की धड़कन ऐसा बहुत तेज़ तेज़ हो जाती है, फिर कम हो जाती है, इस वक्त बहुत कम कम चल रही है। तो एरिथमिया का मतलब कि रिदम डिस्टर्ब होना एरिथमिया है। ये कई तरीके की होती हैं। अगर जो साइंटिफिकली मैं इसको क्लासिफाई करूँ, सुप्रावेंटिकुलर, वेंटिकुलर, ब्रेडी एरिथमिया, टैकी एरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर। लेकिन ए रिदम डिस्टर्ब हो रहा वही एरिथमिया है, जिसके पीछे हार्ट की समस्या होती है। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं मुख्यतः, एट्रियम, वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट। तो इसको ब्रॉडली अगर जो हम क्लासिफाई करें तो वो एरिथमिया जो एट्रियम से राइज होती हैं, वो एरिथमिया जिनका फोकस वेंट्रिकल से राइज होता है। तो एक को कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया, दूसरे को कहते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमिया। एक दूसरा ब्रॉड क्लासिफाई करें तो ये कहें कि ब्रेडी एरिथमिया, टैकी एरिथमिया। इन जनरल जो सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया होती हैं, जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया हो गई, एसवीटी हो गई, एसवीटी विथ एबरेंसी, एवीएनआरटी जिसको कहते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है जिसमें दिल की धड़कन घट बढ़ के चलती है। तो जो सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया जिसका फोकस एट्रियम होता है, कंपैरेटिवली दे आर लेस डेंजरस देन द वेंट्रिकुलर एरिथमिया, नॉट ऑलवेज बट इन जनरल टर्म्स ventricular arrhythmia is comparatively more lethal and dangerous. सो वेंट्रिकुलर एरिथमिया थोड़ी ख़तरनाक किस्म की एरिथमिया होती है, एट्रियल एरिथमिया उतनी ख़तरनाक नहीं होती है। अब इसको और भी जानने के तरीके हैं। जैसे वेंट्रिकुलर एरिथमिया होती है तो बाइजेमिनी ट्राइजेमिनी होता है कि हर 2 के बाद दिल की धड़कन घट बढ़ के चल रही है, 3 के बाद चल रही है। तो अलग अलग तरीके क्लासिफिकेशन होते हैं। तो इस तरह से हम इसको डायग्नोज करते हैं कि एरिथमिया वेंट्रिकुलर है या सुप्रावेंट्रिकुलर है। जंक्शन होता है, रिदम इडियो वेंट्रिकुलर रिदम होता है, बहुत सारी इसमें डेफिनेशन आती हैं। जब वो चैम्बर में आता है तो मरीज़ यही कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे दिल की धड़कन ठीक नहीं चल रही है। ऐसा भी लगता है कि डॉक्टर साहब जब घटती है तो मुझे कुछ चक्कर वक्कर से आते हैं, इनका सिनकपी या नियर सिनकपी कहते हैं। पेशेंट से फिर कुछ क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं कि ये बताओ कि जो धड़कन तुम्हारी बढ़ है कैसे बराबरी तेज़ 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 चलने लगती है कि तेज़ तेज़ चलती है रुक जाती है, तेज़ तेज़ चलती है रुक जाती है। इस तरह के हम सवाल उससे करते हैं। तो लक्षण ये जिसको पल्पिटेशन कहते हैं कि धड़कन का घटना बढ़ना हमें महसूस होता है, और बस जब बीमारी इससे आगे एरिथमिया की वजह से बढ़ती है तो ऑन द सेम टाइम मरीज़ ये भी तब कहने लगता है कि जो एंजाइना के लक्षण हैं, अगर जो सेकेंडरी है टू एंजाइना है, पेशेंट को हार्ट फेलियर है, कार्डियोमायोपैथी, तो डॉक्टर साहब मेरी सांस भी फूलती है, चलना मुश्किल हो जाता है, जैसे थोड़ी देर चलते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घट जाती है। तो पल्पिटेशन एक जो शब्द कहा जाता है जिसमें कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ये बड़ा कॉमन लक्षण है। और इसको फर्दर पेशेंट से हिस्ट्री लेके और एक छोटी सी जांच ईसीजी है जिसको करके हम उसको फर्दर आगे की बात डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। कारण इसके बहुतेरे हैं, और बहुत साधारण कारण भी हैं और बहुत ख़तरनाक कारण भी हैं। साधारण कारण में तो यही है कि जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया की जैसे बात की, जैसे कि थायराइड की बीमारी है उसमें भी एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। सिंपल से विदाउट रीजन जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टेकार्डिया होती है जिसको वीएनआरटी करते हैं, जिसमें कि यूजुअली कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ नहीं मिलती है, जो कि सिंपल सी दवाइयों से ठीक हो जाता है। लेकिन वेंट्रिकुलर एरिथमिया की बात करें जिसमें कि जो कॉमनेस्ट का जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है, जिससे हम प्रीवियस सेगमेंट में एंजाइना की बात कर रहे थे, जिसमें ब्लॉकेज होता है, जिसमें हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हार्ट फेल्योर का पेशेंट होता है, तो ये सब
कुछ कॉमनेस्ट वजह हैं जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर एरिथमिया होती है, और कुछ बिनाइन एरिथमिया भी होती हैं जो कभी ख़तरनाक नहीं होती, यूजुअली सुप्रा वेंट्रिकुलर टाइप ऑफ एरिथमिया होती हैं। और विदाउट हार्ट प्रॉब्लम भी कई बार एरिथमिया जनरेट होती है, लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड की बीमारी में भी ऐसा होता है। एक लो एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट को हाइपरटेंसिव पेशेंट है, बीपी का मरीज है, बहुत प्रेशर ओवरलोड है, तो एलए वॉल्यूम जिसको टेक्निकली मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ बढ़ जाता है, एलए प्रेशर बढ़ता है, पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप करने लगता है। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट अगर जो मैं कहूँगा तो ये कहूँगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव सीएडी यानी एंजाइना एंड एंजाइना लाइक पेशेंट इज ए इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एरिथमिया। कई तरीके की एरिथमिया होती है, लेकिन अगर ख़तरनाक वैरायटी की बात करें तो जो दो ही खतरनाक चीज़ें होती हैं एरिथमिया, एक है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, दूसरा होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को बस एक टॉपिक रिदम आ रहा है, जैसे वेंट्रिकुलर बाइजेमनी ट्राइजेमनी कहते हैं, जिसमें कि हर 2 बीट के बाद एक टॉपिक आती है, हर 3 बीट के बाद एक टॉपिक आती है। और स्ट्रक्चरली हार्ट अगर जो नियरली नॉर्मल है, यानी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी नॉर्मल है, एनजीओ इज़ नॉर्मल, फीलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये ठीक रहते हैं पेशेंट। लेकिन अगर जो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो होल्टर मॉनिटरिंग करके हम देखते हैं कि एक टॉपिक की फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉज कितना है, अगर जो पॉज बढ़ जाता है या एक टॉपिक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो पेशेंट को हार्ट फेल्योर में लैंड अप करने की, हार्ट फेल्योर में जाने की संभावना बढ़ जाती है, पंपिंग कैपेसिटी कम होने की संभावना हो जाती है। एक एरिथमिया कहते हैं ARVD, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया, जो कि बहुत डेंजरस वैरायटी की एरिथमिया होती है, जो कि यूजुअली फर्टल होती है। तो इसके काज में यही है कि हृदय की समस्याएं और हार्ट फेल्योर का होना, एंजाइना का होना, हार्ट अटैक का होना इम्पॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से एरिथमिया जनरेट होती है। कुछ चीज़ें जो फिजिकल मैन्युअर से भी होती है, हालांकि कई बार हम पेशेंट को बताते हैं, जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया है, VNRT जिसको कहते हैं, इसमें दिल की धड़कन सामान्यतः रेगुलरली बढ़ जाती है, 150-60 तक चली जाती है। तो जब हमारे पेशेंट आता है तो कई बार हम विदाउट ट्रीटमेंट उसको सिंपल कैरोटिड साइनस मसाज करते हैं, आई वाल प्रेशर बढ़ाते हैं, इससे भी एरिथमिया टर्मिनेट हो जाती है, नॉर्मल रिदम में आ जाता है। अगर नहीं हो आता है तो पेशेंट को IV डिल्जियम देते हैं। समस्या तब आती है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक के बाद उसकी पंपिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशन हुआ और पेशेंट उस वक्त उसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के साथ आया, फिब्रिलेशन के साथ आया, तो समस्याएं आती हैं उसमें। तो उसमें जो रूट काज होता है उसको हम टर्मिनेट करते हैं। पेशेंट हार्ट अटैक के बाद आया तो उसको ठीक करते हैं। एरिथमिया कम करने की जो दवाइयाँ हैं, यूजुअली जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में बीटा ब्लॉकर को यूज़ करते हैं, बहुत यूज़फुल दवाई है जिससे कि हम मॉर्टेलिटी भी कम करते हैं। तो दिस विल डिपेंड व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर पेशेंट कि हम उसको एरिथमिया को टर्मिनेट कर सकें। रोकथाम करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि उसकी मूल समस्या को ही ना होने दे। एरिथमिया इटसेल्फ इज ए सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट डिजीज़। ये हार्ट डिजीज़ नहीं तो सिंपल डिजीज है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोशन, एंजाइटी। सो हम अपने इमोशन एंजाइटी पे कंट्रोल रखें। जो साधारण वाली पेशेंट अक्सर OPD में आते हैं कि मुझे बहुत धड़कन बढ़ गई है, घबराहट हो रही है, जस्ट टू सी द पल्स रेट 130 140, कभी कभी बीच में एक आध टॉपिक भी आ जाती है, तो दैट नो नीड ऑफ फ्रूटी ट्रीटमेंट, जस्ट टू रीएश्योर द पेशेंट एंड मेक काम एंड कूल। बट अगर जो उसके पीछे की कहानी है कि मरीज़ को ऑब्स्ट्रक्टिव CAD है, हार्ट प्रॉब्लम है, उसको वेलुलर प्रॉब्लम है, तो उससे बचा जाए, तो उसमें फिर वही बात आती है कि जो डिजेनरेटिव चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए। तो हम अपनी वैस्कुलर ट्री को मजबूत करें, वेसल्स की प्लायबिलिटी को बढ़ाए रखें, खून का दौरा उसमें बनाए रखें, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस है, जो खून की नसें सिकुड़ रही हैं टाइम टू टाइम, उसको हम कम करें। शुगर और ब्लड प्रेशर है तो उसका रोकथाम बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। अगर डायबिटीज़ को नहीं कंट्रोल करते हैं, मरीजों से कहते हैं बढ़े शुगर का मतलब क्या है, वही शुगर नसों में जा रहा है और जहाँ जा रहा है वहाँ डैमेज कर रहा है, तो उसको हम कंट्रोल करें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सारे रिस्क फैक्टर को कम करें, शुगर BP को कंट्रोल रखें, अपने इमोशनल स्ट्रेस को भी कंट्रोल रखें। सो हम मेरे ख्याल से हम इस पे रोकथाम पा सकते हैं। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट जो हम क्रॉनिक डिजीज़ को डे टू डे बेसिस प्रैक्टिस पे डील करते हैं, 2-3 बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्या है। तो अगर जो हम इन तीनों की जर्नी देखेंगे ना, तो
डायबिटीज़ को इटसेल्फ अब शुगर की समस्या नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं डायबिसिटी। दिस इज़ अ वेस्कुलर डिजीज़। हाइपरटेंशन नाउ नॉट अ जस्ट मैजिक नंबर, इसको भी कहते हैं कि एंडोथेलियम एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेज हो रहे हैं एंड ऑन द सेम टाइम हार्ट डिजीज़। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं और जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाएं। और एक और ख़ास बात है कि जो एक मोटापा है और स्पेशली बच्चों में जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, और अब हमारी माताओं बहनों की आदत है कि बच्चे को ठूस ठूस खिलाओ और उसको ओबेसिटी और ओवरवेट हो रहे हैं, दैट इज़ द फ्यूचर फॉर मोर एंड मोर हार्ट डिजीज एंड दिस एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस। तो इसको ध्यान में रखना है। तो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम यही कहेंगे कि अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाएं, अपनी वैस्कुलर एज को ठीक रखें, फिट रहें एंड स्टे हेल्दी एंड सेफ।